हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं संख्याओं के बारे में, जो कि आपके 10th का फर्स्ट चैप्टर भी है। रियल नंबर, उसी से रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं। और हेडिंग डाल लेते हैं हम संख्या। मोस्टली छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, संख्या दो प्रकार की होती है, चर अचर। उसके अतिरिक्त जैसे हम यहाँ पे सिर्फ अचर संख्याओं की बात कर रहे हैं, जितनी भी अचर संख्याएं हैं उनके बारे में। अचर संख्याओं के कितने टाइप हैं? अचर संख्याओं के हम पढ़ते हैं यहाँ पे दो टाइप। 10th क्लास तक के मैटर में हम सिर्फ वास्तविक संख्याओं की चर्चा करेंगे। उससे आगे नेक्स्ट क्लास जो भी 11th 12th की क्लास है, जो कि उसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर यानी अपने जो काल्पनिक संख्याएं हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। अभी बात कर रहे हैं सिर्फ वास्तविक संख्याओं की। दो टाइप होते हैं मोस्टली संख्या के, वास्तविक संख्या और एक टाइप हो जाएगा आपके काल्पनिक संख्या, जो कि हम 10th वाले बच्चों को कम से कम 1 साल वेट करना पड़ेगा, तब जाके पढ़ेंगे। और अभी हम जो जिस टॉपिक भी है, हमारा फर्स्ट चैप्टर भी है वास्तविक संख्या, उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। वास्तविक संख्या क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। हालांकि ये छोटी क्लास का टॉपिक है, लेकिन हमारे जितने भी फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन इसी से होने। अगर हमें वास्तविक संख्या का नॉलेज नहीं है, वास्तविक संख्या क्या है क्या नहीं है, उसमें कितने टाइप्स हैं, मोस्टली पूर्णांक क्या है, प्राकृत क्या है, परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है, कहाँ जाके वो डिफरेंट होती है, कहाँ जाके वो सेम होती है, अगर उन चीज़ों का हमें नॉलेज नहीं है तो हम फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन नहीं कर सकते। उसके लिए हमें हर, जैसे हम परिमेय संख्या की भी अगर परिभाषा पढ़ते हैं तो उसमें पूर्णांक वर्ड आता है, प्राकृत वर्ड आता है। कई जगह जहाँ पे क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे हमारे धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक, ऐसे हमारे वर्ड आएंगे, तो हमें उनका पता होना चाहिए कि वो क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारे, फर्स्ट नंबर पे हमारे प्राकृत संख्या आता है। मैं इसको डिफरेंट कलर से भी ले लेता हूँ आपके। आपके जो फर्स्ट है वो है हमारे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो नॉर्मल हमारी गिनती होती है, जो हमने बचपन से गिनती सीखी है, वही जब भी छोटी क्लास से आते हैं तब से हम ये एक ही चीज़ सिखाई जाती है, 1 2 3 4 5, ये जितने भी नंबर्स हैं, ये जहाँ तक गिनती जा रही है इन्फिनिटी तक, जहाँ तक हम बोल सकते हैं, जहाँ तक हमारी क्षमता है वहाँ तक बोल सकते हैं, वो सारी कौन सी संख्याएं होती है अपनी प्राकृत संख्या। उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे हमारा आ रहा है वो है पूर्ण संख्या। सेकंड नंबर पे जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस हमने प्राकृत संख्या को जहाँ से स्टार्ट किया था वो नंबर था 1, और हम जहाँ पूर्ण को स्टार्ट करेंगे वो नंबर है 0। और बाकी जीरो के साथ हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0+, वैसे प्लस नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ अपने याद रखने के लिए, कि जीरो के साथ अगर हम जोड़ दें, यदि हम जीरो के साथ 1 2 3, अर्थात वही प्राकृत संख्याएं वापस आ जाए, जीरो के बाद में सभी वापस प्राकृत संख्याएं आ जाए, जीरो के बाद में जितनी भी संख्याएं वापस ये प्राकृत संख्याएं आ जाए, तो हम कह सकते हैं ये संख्याएं बन जाएगी, पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। भाई प्राकृति यहाँ से यहाँ तक हमारी प्राकृति है, उसके अलावा हमने यहाँ पे क्या शामिल कर लिया है कि जीरो शामिल कर लिया, और उस जीरो शामिल होते ही ये संख्याएं प्राकृत से क्या बन गई, पूर्ण बने। उसके बाद में जो थर्ड नंबर पे आता है वो आता है पूर्णांक। ये हमें मोस्टली याद रखनी पड़ेगी, हर क्वेश्चन में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि कहाँ पे वो पूर्ण संख्या का यूज़, कहाँ पे हमारे प्राकृत संख्या का यूज़ कर रहा है। और हमें उस चीज़ का पता होना चाहिए कि हाँ प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा है तो हमें केवल कौन से नंबर का ही ध्यान रखना है। उसके अलावा ये जैसे उसने प्राकृत का इस्तेमाल कर लिया, हम वहाँ पे जीरो का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम वहाँ पे क्वेश्चन में उस जीरो का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन हम गलत डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे हैं। हमारी अप्रोच सही अप्रोच होगी जब हम केवल एक प्राकृत संख्या का एक से लेके अनंत तक की बात करें। उसी प्रकार पूर्णांक है, पूर्णांक होती है, हम उस सीक्वेंस में चल रहे हैं या हम उस सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं कि ये जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तब ये ऊपर वाली संख्याएं तो उसमें शामिल होगी। यानी अगर मैं पूर्णांक की बात कर रहा हूँ तो पूर्णांक में पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या तो शामिल होगी। उसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा क्या आएगा वो हम देखेंगे। मैं जैसे भी जितने भी 3 4 5 6 जितने भी टाइप अगर आपके संख्या के लिखते जाऊंगा, उसमें जो ऊपर के जितने भी टाइप है वो सारे तो इसमें शामिल है ही, उसके अतिरिक्त इनमें क्या शामिल होगा वो आपको देखना। तो अगर मैं पूर्णांक की बात करूं तो मेरी बात पे वापस आप नोट करो तो क्या कहोगे कि सर इसमें जीरो,
1 2 3 4 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। ये तो कन्फर्म है सर, इसका मतलब इसके अतिरिक्त अलग क्या है? अलग है जो माइनस के नंबर्स हैं, -1 -2 -3 -4 ऐसे करते करते आपके माइनस के इन्फिनिटी तक। इसको हम बोलने में क्या बोलते हैं? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी कौन सी संख्याएं हो जाएगी? हमारे पूर्णांक संख्याएं। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी कौन सी हो जाएगी? पूर्णांक संख्याएं। 1 मिनट में थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, आप वेट करें। हल्का सा हम ऊपर की ओर ले जाते हैं। अभी 2 संख्याएं और आएगी तो थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। आजा भाई, ठीक है। अब देखो, इसके बाद में जो फोर्थ नंबर पे आएगा, इसके भी देखो हम अभी ना आगे जाके इसी के भी डिफाइन करेंगे कि ये अलग टाइप की है, ये अलग टाइप ही है। दोनों के अलग अलग टाइप चलते हैं, उनको भी हम देखेंगे। अभी 4 नंबर पे एक बार देख लेते हैं हम। 4 नंबर पे हमारी जो संख्या आएगी वो हमारी संख्या आएगी परिमेय संख्या। 4 नंबर पे हमारे जो संख्या आ रही है वो हमारी आ रही है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की वैसे अगर हम हमारे नॉलेज के हिसाब से देखना चाहें तो वो अलग चीज़ है, और बाकी इसकी परिभाषा अलग है। अगर मैथमेटिकली हमें इसकी परिभाषा देनी है तो पूरी लैंग्वेज के साथ देनी होगी, और बहुत जगह इस्तेमाल भी आएगी, हमारे परिमेय संख्या का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा। तो वहाँ पे हमें जब अगर परिभाषा की बात की जाएगी तो हम कहेंगे वह संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और जहाँ क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए और पी व क्यू पूर्णांक होने चाहिए। अभी देखो वर्ड आया पी व क्यू पूर्णांक होने चाहिए, तो पूर्णांक होने चाहिए, इसके लिए हमें पूर्णांक संख्याओं की नॉलेज होनी चाहिए कि जो भी पी और क्यू का मान आएगा, अर्थात इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा कि पी बट्टा क्यू का रूप, पी बट्टा क्यू का रूप होना चाहिए जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, क्यू नॉट इक्वल टू 0 क्यों? क्यों 0 क्यों नहीं ले सकते भाई? कहाँ दिक्कत आ रही है? हम तो 0 लेंगे भाई। क्यों? इसने ये बोल रहा है ना पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए। पी और क्यू क्या होने चाहिए? पूर्णांक। यही तो बोल रहे हैं भाई साहब कि पी और क्यू क्या होने चाहिए? पूर्णांक, और पूर्णांक में तो 0 है। पूर्णांक में तो 0 है, तो क्यू का मान हम 0 क्यों नहीं ले सकते भाई? फिर 0 ले सकते हैं। तो उसने स्पेशल कंडीशन डाली इसीलिए कि आप 0 अगर क्यू का मान ले लोगे, तो आप सबने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि जब भी हम जैसे 0 को 1 से डिवाइड करते हैं 0 आ जाता है, लेकिन जब भी 1 को 0 से डिवाइड करें, या 1 क्या कोई भी आपके डिजिट हो, कोई भी नंबर हो, उसको अगर आप 0 से डिवाइड कर रहे हो, 0 से उसका भाग दे रहे हो, तो वो चीज़ अभी तक अपरिभाषित है, अभी तक तो खोज हुई नहीं, आगे होगी तो आपको बता दी जाएगी। वो चीज़ अभी तक क्या है? अपरिभाषित है। उस चीज़ को अभी तक डिफाइन ही नहीं किया गया है कि ये क्या चीज़ है और क्या नहीं। इसलिए ये अपरिभाषित चीज़ आती है, इसलिए ये परिमेय संख्या में बोल दिया जाता है, स्पेशली ये केस डाला जाता है, और ये पी और क्यू पूर्णांक ये डाला जाता है। हमने आज तक यही परिभाषा पढ़ी है। हमने आज तक ऐसी क्या पढ़ी है कि पी बट्टा क्यू का रूप होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आप बोलोगे सर हमने कहाँ पढ़ी है? 10वीं में तो आप पढ़ा रहे हो। नहीं, 10वीं में नहीं आती है बेटा, ये 7वीं 8वीं क्लास से चालू हो जाती है आपकी। 7वीं 8वीं क्लास में हम ये पढ़ने लग जाते हैं कि परिमेय संख्या का रूप क्या होता है। मोस्टली 9th में तो हमने पढ़ा ही पढ़ा है, क्योंकि टीचर्स जैसे भी हमारे 8th क्लास में अगर पूर्णांक संख्याएं का चैप्टर आ गया तो हमें टीचर्स वहाँ पे परिमेय अपरिमेय तक लेके जाते हैं और हमें समझाते हैं, बट हम वहाँ पे ध्यान नहीं देते। तो हमने 9th में तो स्पेशली इसका पूरा चैप्टर पढ़ा है। वहाँ पे हमें पता है पी बटा क्यू का रूप होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसके अलावा पी और क्यू क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। लेकिन इसके अलावा एक कंडीशन और है, जो कि हम जैसे इस चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे, हमारे फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे, तब आपको और बता दिया जाएगा। इसकी स्पेशल कंडीशंस और है।
एक ही स्पेशल कंडीशन है जहाँ पे हमें, क्योंकि इसके क्वेश्चन आएंगे कि जो नेक्स्ट आपके नंबर आ रहा है 5वें नंबर का, इसको हम बोल रहे हैं अपरिमेय संख्या। ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है 10th का, वो पूरा इन दो पे टिका हुआ है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आपके इन दो पे टिका हुआ पूरा चैप्टर है ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन आने, सॉरी इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड, और क्वेश्चन इनसे होने। कुल मिला के बात ये है कि आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इन दोनों से होंगे। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या का वैसे आपको उनको याद रखना है कि वह संख्याएं जो परिमेय नहीं है। अच्छा सर, परिमेय संख्या कौन सी है? ये तो आपने अभी सिर्फ परिभाषा बताई है, तो परिमेय संख्या को हम समझे तो कैसे समझे? लाइन पे समझे तो, या वैसे हमें अगर देखना है कि सर परिमेय संख्या को हम अगर संख्या रेखा पे देखना चाहें, हमें सर संख्या रेखा बना ली और इस संख्या रेखा पे हम तो देखना चाहते हैं कि परिमेय संख्याएं कहाँ पे विद्यमान है। तो अभी अभी मैंने कहा था, मैं जितने भी ये संख्याएं लिखाऊंगा सीक्वेंस, ऊपर वाली जितनी भी संख्याएं होगी जो नंबर से चल रही है, जैसे प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, ये ऊपर जितनी भी संख्याएं होगी वो सारी तो इनमें शामिल होगी, केवल इसको छोड़ के। अपरिमेय में कुछ शामिल नहीं होगा, अपरिमेय में इनमें से कुछ भी शामिल नहीं होगा। अपरिमेय अलग से ही अपना एक ढांचा लेके चल रहा है, अपरिमेय में इनमें से कुछ भी शामिल नहीं है। परिमेय में ये तीनों शामिल है। परिमेय में 1 से लेके इन्फिनिटी भी शामिल है, 0 से लेके इन्फिनिटी भी शामिल है, -1 से माइनस इन्फिनिटी भी शामिल है, 0 से इन्फिनिटी भी शामिल है। ये सारा इस परिमेय में शामिल है। अपरिमेय में परिमेय पूर्णांक ये कुछ भी शामिल है नहीं। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो सर इसकी वैसे संख्या रेखा पे देखना चाहे तो संख्या रेखा पे मैंने कहा कि अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, ये मेरा 1 है और ये मेरा 2 है, मेरा नहीं है, ये आपका भी है, हम सबका है। तो ये 1 और 2 की मैं अगर बात करूं, तो ये 1 और 2 के बीच में सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि बताओ कितनी संख्याएं हैं, 1 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? तो मेरे हिसाब से जो महान बच्चे हैं वो तो आंसर देंगे 0, सर इनके बीच में कोई संख्या ही नहीं। और उसके अलावा भी कोई और ही महान निकल गए तो बोल देंगे कि सर बिल्कुल ही नहीं हो सकती, आप तो क्वेश्चन ही उल्टे पूछ रहे हो। और जो थोड़े बहुत समझदार है वो जवाब देंगे कि सर इनके बीच में इतनी संख्याएं हैं कि आप गिन भी नहीं सकते, अनंत संख्या। सर अनंत संख्याएं कहाँ आएगी? ज़्यादा से ज़्यादा डालो तो ये लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डालो, अनंत कहाँ डाल रहे हो? अनंत है भाई, अनंत है। आप स्टेथोस्कोप लगाओ, उसको जूम करो, जूम करते जाओ, जूम करते जाओ, ये लाइन फैलती जाएगी, आप देखते जाओ अनंत संख्याएं। अच्छा कौन सी है, कौन सी है? ये लो 1.1 क्या इन दोनों के बीच में होगा क्या? 1.01 भी क्या इनके बीच में होगा क्या? 1.00001 भी क्या इनके बीच में होगा क्या? ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं तो 1 पॉइंट, आप भी जानते हो पॉइंट के बाद में ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, पूरी इन्फिनिटी बन जाती है पूरी, इतनी संख्याएं जितनी हम गिन नहीं सकते। तो वो सारी संख्याएं क्या है? वो सारी संख्या परिमेय और अपरिमेय है, जरूर वो सिर्फ परिमेय नहीं है, वो अपरिमेय भी है। अपरिमेय भी इनमें से कोई सी है, अपरिमेय भी ये जो है उनमें से कौन सी है? अपरिमेय। तो आप मेरे हिसाब से इनको पहचानना समझ गए, क्योंकि आप भी जानते हो 1.1 ऐसे तो आएगा नहीं भाई, 1.1 ऐसे तो है नहीं कि मैंने दो दो चार का, चार में 2 का भाग दे दिया यार 1.1 आ गया। पॉइंट की संख्या कब आती है? जब पूर्ण रूप से कोई चीज़ विभाजित नहीं होती। वो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती तो कौन सी आती है? पॉइंटों वाली संख्याएं, और जिनको हम कैसे लिख सकते हैं? पी बट्टा क्यू के रूप में। कैसे लिख सकते हैं? पी बट्टा क्यू के रूप। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो और लिखेंगे भाई, अपरिमेय के लिए कौन सी परिभाषा लिखेंगे? सर अपरिमेय के लिए हम परिभाषा लिखेंगे वह संख्याएं जो परिमेय नहीं है, वह संख्याएं, वह संख्याएं जो परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है भाई, नहीं है ये परिमेय। जो परिमेय नहीं है उनको कहाँ डाल दो आप? अपरिमेय में लाके डाल दो भाई। जो परिमेय नहीं है उनको आप कहाँ लाके डाल दो? उनको आप अपरिमेय में लाके, मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो हमने देखा कि वास्तविक संख्याओं के टोटल हमने 5 टाइप देखे। 5 टाइप में पहली प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। हमें इस चैप्टर में मोस्टली जो चीज़ पढ़नी है वो पढ़नी है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। उसके बाद में ये जो हमारा पूर्णांक है, अभी हमने जो ये पूर्णांक देखा है,
थोड़ा सा एक कलर हो। ये जो हमने पूर्णांक देखा है, इसके भी दो टाइप होते हैं बेटा। वैसे तो समझने के लिए इसके तीन टाइप भी हो सकते हैं, बट मोस्टली इसके दो टाइप होते हैं। ये टाइप अलग से टाइप नहीं है, ये ठीक है पूर्णांकों की है, पूर्णांकों को ही हमने दो तीन अलग अपनी समझ के हिसाब से इनको डिवाइड करके रख दिया। पूर्णांक में एक तो होता है पॉजिटिव, यानी धनात्मक पूर्णांक, और एक होता है आपके ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। और उसके अलावा कई बुक्स में आपको ये एक वर्ड और मिल जाएगा, अशून्य पूर्णांक। कई जगह मिल जाता है, कई जगह नहीं मिलता है। अलग अलग बुक्स है, अलग अलग मैथमेटिशियंस है, अलग अलग सोच। धनात्मक पूर्णांक सिंपल है, बस नाम दे दिए इनको, बाकी कोई इतनी बड़ा कोई इश्यू नहीं है कि हम समझ नहीं सकते या हम, वैसा कोई इश्यू नहीं। धनात्मक पूर्णांक क्या है आपके, ये सर यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने अगर ओनली पॉजिटिव नंबर ले रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा, धनात्मक। ऋणात्मक पूर्णांक ओनली मैं नेगेटिव नंबर्स ले रहा हूँ, ओनली नेगेटिव्स की बात कर रहा हूँ तो वो क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक। नंबर की बात कर रहा हूँ तो ऋणात्मक, धनात्मक नंबर की बात कर रहा हूँ धनात्मक। तो सर मैं धनात्मक नंबर को तो नेचुरल नंबर भी बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्वेश्चन भी बनते हैं ऐसे कि धनात्मक पूर्णांक बराबर होते हैं। धनात्मक पूर्णांक किसके बराबर होंगे, प्राकृत संख्या के। क्यों सर इसके बराबर नहीं होंगे, क्या बिल्कुल नहीं होंगे। ये जीरो, सर इस जीरो से क्या दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। जीरो अपने आप में एक क्वालिटी रखता है, जीरो बोलता है मैं किसी का नहीं हूँ, जीरो बोलता है मैं किसी का नहीं हूँ, मतलब ना मैं पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ ना मैं नेगेटिव चार्ज रखता हूँ, इन दोनों में से कोई सा चार्ज भी नहीं रखता। मैं इन दोनों में से कोई सा चार्ज भी, ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव। ये जीरो की कहानी, इसलिए ये नया वर्ड निकल के आ गया आपके पास में, अशून्य पूर्णांक। किसके लिए, इस जीरो की दादागिरी के लिए। जीरो बोलता है ना मैं पॉजिटिव रखूंगा ना मैं नेगेटिव रखूंगा, ना मेरे पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए ना मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ना धनात्मक ना ऋणात्मक। तो इसको बोला जाता है कि वह संख्याएं जिनमें जीरो शामिल नहीं है, केवल नेगेटिव नंबर है केवल पॉजिटिव नंबर है, उनको हम क्या बोल देते हैं, अशून्य पूर्णांक। यानी जिनमें शून्य शामिल नहीं है, जिनमें जीरो शामिल नहीं है, वो क्या हो जाएगा हमारा अशून्य। ऐसे करके ये टोटल टाइप है जिनको हमें दिमाग में रखना है। या हालांकि 10th क्लास में समझाया जा रहा है आपको, 10th क्लास अभी चैप्टर तो चालू ही नहीं हुआ हमारा, चैप्टर में तो अलग चीज़ है। चैप्टर हमारी प्रमेय से चालू होगी, गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, ये हमारा एक बेसिक तैयार होना चाहिए उससे पहले। क्योंकि बिना इन बेसिक्स के हम ये नहीं कर सकते कि हम मतलब लगा ही नहीं सकते दिमाग की कैसे क्वेश्चंस में, मोस्टली इसकी परिभाषा ही नहीं पता तो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। जब तक हमें परिमेय संख्या की परिभाषा ही नहीं पता है तो हम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। क्वेश्चन करने के लिए हमें परिमेय संख्या की और अपरिमेय संख्या की तो गहरी जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा देखो आपका ना ये जो कैलकुलेशन पे पकड़ है, ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे ये जीरो से डिवाइड करने पे अपरिभाषित होगा, इन्फिनिटी होगा, ये भी आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, अपन आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हमने संख्याओं का पूरा नॉलेज लिया। संख्याओं में हमने देख लिया कि संख्या दो प्रकार की है, एक वास्तविक है एक काल्पनिक है। फिर हमने वास्तविक वाले पार्ट देखे। एक बार आपको भी बेटा ऐसे ही रिवाइज करना चाहिए, बिल्कुल कॉपी पलट के, कॉपी ब्लैंक एकदम ब्लैंक होके हमें रिवाइज करना चाहिए ताकि हमारी चीज़ें याद हो जाए। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने संख्या पढ़ी, संख्या को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट था हमारा वास्तविक, एक था हमारा काल्पनिक। काल्पनिक को हमने छोड़ दिया अगले साल के लिए कि अगर हमारे में थोड़ी सी रहा कि हम मैथ पढ़ सकते हैं तो पढ़ेंगे, नहीं तो जयराम। सही बात है भैया। तो अगर वास्तविक संख्या की बात करूं तो वास्तविक संख्या में हमने पढ़ा कि वास्तविक संख्या के टोटल 5 टाइप पढ़े। इसमें हमने पहला पढ़ा प्राकृत संख्या, दूसरा पढ़ा हमने पूर्ण संख्या, तीसरा पढ़ा हमने पूर्णांक संख्या, चौथा पढ़ा परिमेय संख्या और पांचवा पढ़ा अपरिमेय संख्या। प्राकृत में हमने पढ़ा सर एक से लेके अनंत तक, एक से लेके अनंत तक की जितनी भी संख्याएं वो सारी, एक से लेके अनंत तक की संख्याओं में यानी उन्हीं प्राकृत संख्याओं में यदि हम जीरो को शामिल कर दें, यदि हमें जीरो को शामिल कर दें तो वो संख्याएं बन जाएगी आपके पूर्ण संख्या। उन्हीं संख्याओं में प्राकृत से हम पूर्ण आ गए, अब जा रहे हैं हम पूर्णांक के लिए।
वो जीरो से लेके अनंत तक की संख्याएं तो है ही, उसके अलावा हम जीरो से लेके माइनस अनंत, -1 -2 -3 ऐसे कर करके माइनस अनंत तक अगर हम पहुंच रहे हैं तो वो हमारे कौन सी संख्या बन जाएगी, पूर्णांक संख्या। उसके बाद में जब हम बात करते हैं परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या में ये तीनों पार्ट शामिल है, प्राकृत भी शामिल है, पूर्णम भी शामिल है, पूर्णांक भी शामिल है। हालांकि 9th क्लास में आप ऐसे क्वेश्चन करके आए हो, 9th क्लास में आप ऐसे क्वेश्चन करके आए हो कि हाँ कौन से क्या सभी पूर्ण, वहां पे ऐसे क्वेश्चन आते थे, क्या सभी पूर्ण पूर्णांक होती है या सभी पूर्णांक पूर्ण होती है। तब हमें ये पूरा संख्या का नॉलेज वहीं पे लिया था। लेकिन अब कईयों के माइंड से अगर निकल गया तो वापस याद करके हम, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे इन संख्या का नॉलेज होना बहुत जरूरी, बिना संख्या के नॉलेज के हम इस चैप्टर को आगे बढ़ नहीं सकते। तो हमने इसकी एक तो स्पेशल परिभाषा पढ़ी जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगी, कि वह संख्याएं जिन्हें पी बट्टा क्यू, पी और क्यू कुछ भी हो सकते हैं, पी और क्यू आपको पता है चर संख्याएं हैं, चर का मान कुछ भी हो सकता है, तो उसने पी और क्यू के लिए कंडीशन डाली, पी और क्यू का मान पूर्णांक होना चाहिए, फिर हर जगह अप्लाई होनी चाहिए। तो हम तो कुरापाती लोग, हम तो सीधा ही जीरो उठा, तो उन्होंने पहले बोल दिया कि क्यू का मान जीरो मत लेना आप, चले पी का मान जीरो ले लेना। क्यू का मान आपको जीरो नहीं लेना है, क्यू का मान आपको क्या नहीं लेना है, जीरो नहीं लेना है। उसके अलावा आप कुछ भी ले लो, पी और क्यू का मान पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक में से आप कोई सा नंबर उठा के ले आओ और पी और क्यू का मान पुट कर दो। मेरी बात समझ रहे हो। उसके बाद में हमने पढ़ी अपरिमेय, अपरिमेय की एक सीधी सी परिभाषा है जो परिमेय नहीं है। सर पूर्णांक, पूर्णांक प्राकृत उनमें से हो सकते हैं, नहीं भाई, परिमेय बोल दिया मतलब तीनों शामिल हो गई ना भाई। मैंने जैसे परिमेय शब्द का प्रयोग किया तो प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक तीनों शामिल हो गई, समझ रहे हो। ठीक है। उसके बाद में हमें थोड़ी बेसिक चीज और सीखनी पड़ेगी, वो बेसिक चीज है कि डिवाइडेशन, क्योंकि इस चैप्टर में आपके मेन जो आएगा वो एक तो एलसीएम आएगा, हालांकि ये छोटी क्लासों में आते हैं, लेकिन यहाँ पे उनका छोटी क्लासों वाला नॉलेज होना बहुत जरूरी है हमारे। एलसीएम और एचसीएफ दोनों आएंगे आपके, एलसीएम भी आएगा, एचसीएफ भी आएगा। हमें इनके जो फुल फॉर्म है उनसे ही इनका मीन समझ जाना चाहिए। इनका मीन, एलसीएम मतलब लीएस्ट कॉमन फैक्ट, लीएस्ट कॉमन मल्टीपल, लीएस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ भाई, अपने हिंदी और इंग्लिश में मत जाना भाई, हमें यहाँ पे मैथ पढ़नी है, ये ध्यान रखना। हाँ कहीं आप हिंदी और इंग्लिश पे जाओ और कमेंट में डालते रहो सर ये फैक्टर गलत है, ये कॉमन गलत है, हाईएस्ट गलत है, बोल सही रहा हूँ मैं। हाँ हमें हिंदी इंग्लिश नहीं सीखनी है, हमें यहाँ पे गणित सीखनी है, ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब होता था, मैं अगर आपको छठी क्लास या 7वीं क्लास की याद दिलाऊँ यहाँ पे, तो हम पढ़ते थे कोई भी दो संख्या ले ली हमने, मैंने एक बार फुल ईजी एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके, 15 और 18, हमें देखना होता था 15 और 18 का, और भी थोड़ा सा इजी ले आपके लिए मैं, और भी इजी ले मैं आपके लिए, तो देखो बिल्कुल ले लेता हूँ मैं, 3 और 4 इजी, तो एलसीएम के लिए तो क्या ही होगा। हमने क्या पढ़ा था एलसीएम के लिए, लीएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हमें 3 के मल्टीपल लिखने, 3 के मल्टीपल भाई हमारी वो बचपन वाले 3 के पढ़े, 3 एकम 3, 3 4 ये वाले 3 के मल्टीपल हो गए सर, 3 6 9 12 15, और सर जहाँ तक होते हैं वहाँ तक, 10 तक ही नहीं होते हैं भाई। हाँ 3 डाई 10 करके, 3 10 जा 3 10 जा, आप 13 करके छोड़ दो, आगे भी चलते हैं। 4 के मल्टीपल लिखूंगा तो सर 4 8 12 16 20 28 32, ये भी आगे चलते, थोड़े से आगे तक लिख दूँ, इसमें आ गया 18। कॉमन मल्टीपल का मतलब सर, कॉमन मल्टीपल ये देखो, इसमें 3 की टेबल में भी 12 आ रहा है भाई, 3 की टेबल पे भी हमें क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है ये रहा, और इसकी 4 की टेबल में भी हमें 12 मिल रहा है, यानी कॉमन मल्टीपल है, 3 का भी है और 4 का भी है। वैसे देखो ये 24, और यहाँ पे भी सर ये 3 का मल्टीपल भी है और 4 का मल्टीपल, लेकिन इसने देखो एक वर्ड यूज लिया है, लीएस्ट, यानी छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, कम से कम, ये वर्ड को याद रखना भाई, कम से कम, कम से कम,
और इसमें जो हम वर्ड यूज करेंगे एचसीएफ में वो करेंगे अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। यहाँ पे जो वर्ड यूज करेंगे वो अधिक से अधिक, यहाँ पे जो वर्ड यूज करेंगे वो कम से कम। तो कम से कम यानी छोटा कौन सा है? चॉइस है, लेकिन चॉइस भाई इनसे तो बड़ा ही है, इससे पहले इनसे छोटा कुछ मिल नहीं रहा है। तो इनका 3 और 4 का मैं अगर फिर बात करूं कि 3 और 4 का हमारे 3 और 4 का 3 और 4 का हम एलसीएम देखें, एलसीएम ऑफ कोमा 4 क्या हो जाएगा हमारे सर? क्या हो जाएगा? इसी प्रकार मैं एस सेफ की बात करूं सर, एस सेफ इनमें देख लो, इनमें तो भैया एक ही है, इनमें तो मैं नहीं देख सकता, थोड़ी सी बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी क्योंकि इसमें अधिक से अधिक की बात करते हैं। देखो इसमें देखो थोड़ा सा एक या लास्ट वाले वर्ड में भी जो ये तो हाईएस्ट लीएस्ट कॉमन कॉमन तो ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं मल्टीपल की, यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं मल्टीपल की, और यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम फैक्टर की। यहाँ पे हमने मल्टीपल लिए हैं एलसीएम के लिए, एचसीएफ के लिए हम फैक्टर लेंगे, यानी ये इनसे गुणनखंड यानी विभाज्य, किससे विभाज्य हो रहा है वो लेंगे, फैक्टर्स लेंगे। तो फैक्टर लेंगे तो जैसे मैं देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, मेरे को 18 और 27 है, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो मैं 18 के फैक्टर लिखता हूँ। 18 के फैक्टर क्या होंगे भाई? 18 के फैक्टर होंगे सर 3, 6 और क्या होंगे भाई? एक तो सबका फैक्टर होता है, एक तो सबका फैक्टर है मेरे ख्याल से ये 27 के फैक्टर लिखूं सर, आपके 27 के फैक्टर हो जाएंगे 3, 9 और क्या दिख रहा है आपको इसके अलावा? नहीं। तो आप नोट करो सर, 3 इसका कॉमन फैक्टर है, देखो सर 9 इसका कॉमन फैक्टर है, लेकिन याद करो अभी अभी क्या बोला, इसमें एक वर्ड यूज कर रहा है वो वापस यहाँ पे हाईएस्ट, क्या वर्ड यूज कर रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे थे लीएस्ट, छोटे से छोटा, यहाँ पे हम हाईएस्ट यानी जो कॉमन फैक्टर उनमें बड़ा, यानी इनमें बड़ा कौन है भाई? 9। बड़ा कौन है? 9, यानी इनका हाईएस्ट फैक्टर आएगा एचसीएफ जो आएगा इनका। यदि मैं एचसीएफ लिखूँ 18,22 कितना आएगा मेरे पास? 9, यानी 9 वो बड़ी से बड़ी संख्या है, 9 के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है 18 और 27 दोनों को विभाजित कर दे, यानी 9 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका भाग इन दोनों में चला जाए। 9 का भाग ही ऐसा है, जैसे मान लो आप बोल दो कि सर 18 है ना, 18 का भाग 18 में जाएगा भाई, 27 में नहीं जाएगा, या फिर 27 है तो 27 का भाग 27 में जाएगा, 18 में नहीं जाएगा। यानी बड़ी से बड़ी संख्या केवल और केवल क्या है? 9 है, जो जिसका भाग हम इन दोनों में दे सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये हमें दोनों पता होने चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ। अगर ये चीज़ पता है तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है वो और सीख लेते हैं, मैं आशा करता हूँ आती होगी आपको, हालांकि ये भी आती है, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो वैसे तो, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, क्या मेरा ज्ञान बढ़ जाएगा, आप तो इंटेलिजेंट हो। तो हमने देखो एक तो संख्याओं के पार्ट पढ़ लिए, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, हम पूरी भूमिका बना रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम पूरे चैप्टर का जो बेसिक है, क्योंकि बिना बेसिक के आप 10th के चैप्टर्स नहीं पढ़ सकते। रीज़न क्या है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करा दूं तो आपके अब एग्जाम पैटर्न में उन्होंने छोटे क्वेश्चन डालने चालू कर दिए, छोटे क्वेश्चन बुक्स में बहुत कम अवेलेबल है, वो बेसिक्स से ही होंगे, यदि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप छोटे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनके लिए आपके बेसिक सारे क्लियर होना बहुत जरूरी है, मेरी बात को समझ रहे हो? तो हम उन बेसिक के थ्रू ही वो छोटे क्वेश्चन, हर चैप्टर से एक दो छोटे क्वेश्चन कन्फर्म है भाई, लगभग आपके 14 चैप्टर हैं तो आपके 10 या 12 क्वेश्चन तो छोटे कन्फर्म है, यानी ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं हर चैप्टर से एक छोटा क्वेश्चन, समझ रहे हो मेरी बात को? तो उसके बाद में हमने एलसीएम एचसीएफ समझ लिया, संख्याएं क्या क्या होती है उनको समझ लिया, एक छोटा सा है, थोड़ी क्लास का ही चैप्टर है चैप्टर, और हमें थोड़ी सी उसकी समझ हो, भाज्यता के कुछ नियम है, यहाँ पे क्या आपको अभी फैक्टर्स करने पड़ेंगे, तब आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये नॉलेज आप सब रखते हो कि कोई भी संख्या है 2 से कब विभाजित हो,
तो सीधी सी बात है, सम संख्या होगी तो। अब सम संख्या भी मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, वैसे तो आपको पता है। सम संख्या क्या होती है सर? जिनके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक मौजूद हो, वो सम संख्या है। अदरवाइज आपके 1, 3, 5, 7, 9 अगर ये अंक मौजूद है तो वो कौन सी आपकी भी सम संख्या। सीधी सी बात है। तो इतनी मोटी गणित है ही नहीं, तो हमने छोटी क्लासों में ही याद। दो से विभाज्यता का नियम तो सीधा सीधा है, यदि इकाई अंक में ये यानी सम संख्या है कुल मिला के, और सम संख्या की परिभाषा है इकाई अंक में ये हो तो वो सम संख्या होती है। दो से विभाज्यता का है भाई, सीधी सीधी सम संख्या होनी चाहिए, तो दो से विभाज्य, अदरवाइज वो दो से विभाज्य नहीं है। मैं मतलब आपको विभाज्यता बता रहा हूँ, 9 से 10 तक की हमें विभाज्यता पता होनी चाहिए। 3 की विभाज्यता हम देखते हैं, तो 3 में क्या होता है? 3 में जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया, मान लो एक 3, 3, 2, 1, मेरे को देखना है ये नंबर 3 से विभाज्य है या क्या तरीका है मेरे पास? एक तो तरीका है सर, मैं से भाग दूंगा और देखूंगा, ये सीखा है मैंने। अच्छा, ये तरीका हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 10th क्लास में बैठे हैं, इतनी छोटी चीज़ तो क्या ही करेंगे। तो हम क्या करेंगे सर? हम ये करेंगे, हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे। जितने भी नंबर हैं इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है सर, कर लेते हैं। 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 1 सर 9 हो गए। क्या 9 3 से विभाजित है क्या? बिल्कुल है सर, यह संख्या भी 3 से विभाजित है। ये एक नियम बनाया गया है, ये नियम बनाए गए हैं कि यदि कोई भी एक बड़ी संख्या लिखी हुई है, यदि उनके आप नंबर्स को या उनके अंकों को जोड़ते हो, तो अंकों का जोड़ यदि 3 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य। आप कितनी भी बड़ी संख्या हो उसके अंकों को जोड़ लो, यदि वो 3 से विभाज्य हो रहे हैं तो वो संख्या भी आपकी क्या होगी? 3 से विभाज्य। मेरी बात को समझ पा रहे हो? ठीक है सर। 4 के लिए, 4 के लिए बेटा आपको जब भी देखना है, जैसे मैं एक संख्या लिख रहा हूँ 5, 3, 4, 8, ये मैंने एक संख्या लिख दी। ठीक है, ये संख्या लिखने के बाद में मेरे को वही तरीका सर, अगर नहीं पता, नहीं नियम पता है तो मैं तो भाग दे के देखूंगा। अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है, वही सर बचपन की तरह है सर, सेंसफल 0 आ रहा है तो 4 से विभाज्य है, नहीं तो 4 से विभाज्य नहीं है। लेकिन उसका दूसरा तरीका क्या है कि आप 4 से विभाज्यता के नियम के लिए केवल लास्ट के 2 अंक देख, यदि लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाज्य हैं तब तो वो पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य है, अदरवाइज वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। समझ रहे हो मेरी बात को? मेरी बात को समझ पा रहे हो? हाँ या ना? मेरी बात को समझ पा रहे हो या नहीं? ठीक है। 5 के लिए क्या नियम है सर? 5 के लिए भैया बहुत आसान नियम है, मैंने संख्या लिख दी 7, 2, 3, 4, 9, 0। भाग देखे देखेंगे? बिल्कुल नहीं। यदि इकाई अंक में, ये जो इकाई अंक है, एक संख्या और लिख देता हूँ 3, 5, 2, 9, 3, 5, इकाई अंक में 0 और 5 मौजूद, इकाई अंक में या तो 0 मौजूद है या 5 मौजूद है। इकाई अंक में यदि 0 और 5 अवेलेबल है तो वो सब पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी, अदरवाइज सर फिर तो 6 के लिए नियम भी होगा। बिल्कुल भाई, हम 10 तक के पूरे नियम पढ़ेंगे। हमारे नियम सभी संख्याओं के लिए हैं लगभग, जो हमारे काम आती है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। लेकिन अभी हमें कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं देना, तो सर क्यों बता रहे हो भैया? हमारे 10 तक की काम आएगी। 10 तक हमारे फर्स्ट चैप्टर में नहीं, हमारे जितने भी कैलकुलेशन के चैप्टर आएंगे उनमें सब में 10 तक के नियम काम आते हैं। तो 6 के लिए यदि मैं देखूं तो 6 के लिए सर वह संख्या 2 और 3 से विभाज्य होनी चाहिए। भाई 2 और 3 का नियम पता है? 2 का बिल्कुल सिंपल नियम है, 2 का तो हम संख्या देख के ही पता कर लेंगे कि हाँ ये विभाज्य है। या 3 के लिए हमारे पास क्या नियम है? 3 के लिए सर वो उनके अंकों का जोड़ अगर 3 से विभाज्य तो वो संख्या, जो संख्या केवल 3 से या केवल 2 से या 6 से नहीं होगी, ध्यान रखना। या आप बोल तो सर ये तो केवल 2 से या केवल 3 से नहीं, पूरी की पूरी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वो 6 से विभाज्य। मेरी बात को समझ रहे हो क्या? इससे पहले हमने देखो क्या पढ़ लिया। हमने ये संख्याओं का पूरा चार्ट बनाया था। एक संख्या चार्ट हमारे पास ऐसा होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं होना चाहिए, आपकी कॉपी में एकदम सीधा सीधा होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास बोर्ड में थोड़ी सी एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही थी तो ये टेढ़ा हो गया। ये आपके पास सीधा होना चाहिए। संख्या, वास्तविक, काल्पनिक। देखो इससे पीछे भी संख्याओं के जैसे चर और अचर है,
वो मैं पढ़ाऊँगा तो बिल्कुल ऐसे छठी सातवीं क्लास लगेगी। इतना तो आई थिंक मैं आपसे एक्सेप्ट करता हूँ कि ये चीज़ आपको पता होगी कि चर क्या है और अचर क्या है। और नहीं भी पता है तो बेटा छोटी सी बात है, अचर वो संख्याएं जो हमारी गिनती में आती है, यानी ये सारी संख्याएं अचर है। और चर ABCD जहाँ पे भी घुस गई भाई अपनी गणित में, अपनी गणित में जहाँ पे भी किसी ने ABCD घुसा दी वो सारी क्या है, अचर है। मतलब अचर को हम जो मान हमें पता नहीं है उसको हम लिख लेते हैं कि हाँ ये 2A 3A ये बट्टा क्यों, ये सारी क्या है, अचर संख्या। ये हमारे पास संख्या चार्ट है। उसके बाद में हमने LCM HCF को अच्छे से समझा है और हमें पता भी होना चाहिए LCM HCF अच्छे से। और उसके बाद में बाध्यता के, ठीक है। अब हम सीधा चैप्टर पे मूव। आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके बच्चों, गुड बाय।